हेलो दोस्तों, मैं शिवानी मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है यूजीसी नेट 2017 में जो पेपर हुआ था उसको आज हम हल करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जो है बहुत ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चलता है जो भी पेपर विगत वर्षों में जो हुए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से जो है कैसे क्वेश्चन बने हैं। इससे हम जो है अपनी और तैयारी जो है हमारी जो तैयारी है उसको हम और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पेपर को। जो भी भाई बहन हैं जो पुराने होंगे उनको पता ही होगा, और जो नए भाई बहन हैं, कुछ भाई बहन नए भी होंगे जो अभी तैयारी में लगे हैं। क्वेश्चन आंसर को दोनों को आप लोग ध्यान देंगे, खास करके क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बना है, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बना है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी और मजबूत बना सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम व्याख्या भी देखते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हुज्जेबरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है। हुज्जेबरी के अनुसार जो है फना का क्या अर्थ बताया गया है। क्वेश्चन है पहला, हुज्जेबरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है सी। हुज्जेबरी के अनुसार जो फना का अर्थ होता है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुज्जेबरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुज्जेबरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब ये भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी जो चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के जो गुण है वो मनुष्य के गुण में जाए अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्यायी जो है किस छंद में लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, रोला छंद में। रोला छंद में जो लिखा गया है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। ये जो है 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा का वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे दिल्ली का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान जो है काव्य श्रेष्ठों और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, मैं नार्य अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि न आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। यह जो चौपाई दिया गया है यह किस पात्र के हैं, यह पूछा गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि रामचरित में जो चौपाई दिए गए हैं उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है अहिल्या का है, ए ऑप्शन जो सही है हमारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, राम और सीता के विरह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ऑप्शन है सी, केशवदास ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। केशवदास जी ने राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया। केशवदास कृत रामचंद्रिका 1901 ईस्वी प्रबंध काव्य है जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है। यह 39 प्रकाशों यानी सर्गों में विभक्त है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है,
अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर है रहीम का है ये दोहा। यहाँ पे कुछ दोहे दिए गए हैं, देख लेते हैं। इसका तो हमें पता चल गया रहीम है। दूसरा जो है देखते हैं, ब्रह्मा मैं ढूंढियो पुरानन आंगन, देवरिया सुनी चौगुने चायन। ये जो है रसखान का है। रसलीन का यहाँ पे दिया गया है दोहा जो है, कत दिखाई कामनी दई का, दामिनी को यह बा, थर थराती सो तन फिरे, फरफरात घन माँ। ये जो है रसलीन का है। वृंदावन बिरहत फिरे, राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जानी संग, बोले डोले और। ये जो है राम सहाय जी का है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से जो है कौन सी जो कृति है, रचना जो है प्रबंध काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। बाकी जो है चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित, ये सभी जो है प्रबंध काव्य हैं। सुजान हित प्रबंध, ये जो है घनानंद का है, जो काव्य ग्रंथ है घनानंद की। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन है, लिखन बैठी जाकी सभी, गति गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कोर। इस दोहे में सभी शब्द का जो क्या अर्थ होता है ये बताना है। लिखन बैठी जाकी सभी, गति गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कोर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ए है चित्रनायक के समान, काल्पनिक चित्र। इसका जो राइट आंसर है ए है चित्रनायक के समान। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गीत संग्रह के रचनाकार हैं। गीत संग्रह के जो है रचनाकार कौन हैं। इसका राइट आंसर है रसनिधि। रसनिधि का है ये ग्रंथ, संगीत संग्रह जो है रसनिधि का है। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या। गीत संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि के अन्य रचनाएं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल आदि। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। रसिक गोविंदा नंद घन, पिंगल रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, रस प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, आष्टेश भाषा। सूरत मिश्र की रचनाएं जो यहाँ पे दी गई हैं, अलंकार माला, रसमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, या और लास्ट है श्रृंगार सागर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है। शकुंतला नाटक जो है किसकी रचना है। नेवाज की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है और यह ब्रजभाषा में है तथा 1680 ईस्वी में लिखा गया है। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इसका जो राइट आंसर है ब्रजवासी दास। सूरसागर के पदों का जो भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो राइट आंसर है ब्रजवासी दास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। इनमें से जो कौन सी रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। इसका राइट आंसर डी है। सॉरी डी नहीं, ये है सी। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, भ्रमरदूत। बाकी हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक,
ये जो तीनों रचनाएं हैं गंगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या इसकी। भ्रमरदूत तथा प्रेम कली द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न जी की है। कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से कराया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। जबकि गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराष्टक आदि रचनाएं जो हैं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? राइट आंसर है इसका सी, आज अभी आँखों से। यह जो है काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, बाकी जो तीनों हैं इनकी रचनाएं हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। एक बार और पढ़ देती हूँ मैं। कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि के हैं? इसका जो राइट आंसर है सी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग दीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इसका जो राइट आंसर है, ये जो पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की हैं। आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियाँ के जो रचयिता कौन हैं? इसका जो है राइट आंसर बी होगा। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं और आंसू से ली गई हैं। आंसू जो इनकी रचना है वहाँ से जो है लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सोलहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? गीत गुंज जो है इनकी रचना नहीं है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ये। डी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इसका जो राइट आंसर है डी, महादेवी की वर्मा की जो रचना नहीं है वो है नीरजा। सॉरी दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो इनमें से जो है नीरजा जो है महादेवी वर्मा की है, बाकी जो तीनों रचनाएं इनकी नहीं हैं। यहाँ पे देखते हैं, नीरजा जो है महादेवी वर्मा की है, वीणा सुमित्रानंद पंत की, गीतिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 18वां प्रश्न है, कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियाँ हैं। कविता की ये पंक्तियाँ जो है कुंवर नारायण की किस रचना से है? ये पंक्तियाँ जो हैं कुंवर नारायण की किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर है आत्मजयी, सी हमारा राइट आंसर है। 19 प्रश्न देखते हैं। चौपट चपेट और मयक मंजरी
चौपड़ चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी के जो हैं, ये जो नाटक हैं किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। 20वां प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर गोपाल राय के जो अनुसार है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेय हरिश्चंद्र ने किया था। राइट आंसर डी है। इसकी जो है व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से जो है कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? दिल्ली का कलंक जो है इनका नहीं है। बाकी जो चंद हसीनों के खतूत, बंधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो है उपन्यास हैं। यहाँ पे देखते हैं उनके उपन्यास दिए गए हैं। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बंधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में है, चॉकलेट, जी, फागुन के दिन 4, जुहू आदि। अब यहाँ पे देखते हैं, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। इनमें से कौन सा जो उपन्यास है वो कर्नाट कबीलों के जीवन के यथार्थ विविध पक्षों पर आधारित है? राइट आंसर है कब तक पुकारूं। अब यहाँ पे उपन्यास देख लेते हैं। कब तक पुकारूं जो है इसका समय है 1957। उपन्यासकार हैं रांगे राघव। विषय वस्तु है जरायम पेशा नरकट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। दूसरा है कोई अजनबी नहीं, 1966 में शैलेश मटनानी का है। इसका जो विषय वस्तु है पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का जो है वर्णन है इसमें। तीसरा नरक कुंड में वास, 1994 ईस्वी में इसका जो समय है। ये है जगदीश चंद्र का। इसका जो विषय वस्तु है पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है ये। लास्ट है किस्सा गुलाम, 1986, रामेश चंद्र शाह का है। इसका जो विषय वस्तु है कथानक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के दबने टूटने का जो है चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका जो हैं किस कहानी के पात्र हैं? राइट आंसर होगा डी, पुरस्कार कहानी के जो पुरस्कार कहानी है उसके पात्र हैं अरुण और मधुलिका। इससे पता चलता है कि पात्रों का नाम याद करना ज़रूरी है। और पहले जो था सिर्फ पात्रों का ही नाम पूछता, अब गौड़ पात्रों को भी पूछने लगा है, तो हमें गौड़ पात्र भी ध्यान रखने होंगे। 24वां प्रश्न है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काठ का सपना जो है भीष्म साहनी का नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, 7 नदियाँ एक समुंदर। इसके अंतर्गत जो है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का जो है चित्रण किया गया है। यहाँ पे दिया गया है सारा उपन्यास, आप लोग देख लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से जो है कौन सा कहानी संग्रह जैनेंद्र कुमार का नहीं है? इंसान का खंडहर, ये जो है जैनेंद्र कुमार की कहानी संग्रह नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं,
वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीत के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उक्त विचार विद्वानिज दिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? इसका राइट आंसर है सी, चितवन की छा। इनकी जो रचना है निबंध है चितवन की छा, उसकी भूमिका में ये जो है लिखा गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगेन ने शेखर के संबंध में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? इसका जो है राइट आंसर होगा आत्मपदेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल मर्म सत्य है। मानव जो करता है, इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का युक्त संवाद किस अंग से उद्धृत है? किस अंग से लिया गया है? अंधा युग जो नाटक है उसमें से किस अंग से ये जो है पंक्तियाँ ली गई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पशु एवं हृदय। पशु एवं हृदय। अगला प्रश्न है, ये 29 था। हाँ, अब यहाँ पे 30वां प्रश्न देखते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का युक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? यह संवाद जो है चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा बोला गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, चाणक्य द्वारा बोला गया है। ये चाणक्य ने कहा है। आगे प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तरो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की जो उक्ति है? इसका राइट आंसर है बी, वामन का है। ये वामन का है, ये जो उक्ति है वामन की है। आगे प्रश्न देखते हैं। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति राइट आंसर है, समासोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पे देख लेते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। नंद दुलारे वाजपेयी का है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? निम्नलिखित में से जो है किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व जो है गौण कर दिया?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भामह ने। अगला प्रश्न है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, काक वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? ये स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर जो कविता लिखी गई थी नीचे दिया गया है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस रसबीली, लांग सात लाबी नदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक, टूटी नहीं कि लगा अभी तक, उपनिवेश का दाग, बोल तरंगे झूठ बढ़ाऊं या कि जगाऊं आग। ये किसकी जो है, किस कवि की जो कविता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? इनमें से जो है कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? राइट आंसर डी होगा, गिरजा कुमार माथुर। यहाँ पे जो है इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद संकलन में किया था। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद जो है प्रयोग को साधन मानता है। जबकि गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता को तो कवि की आत्मा का आलोक है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन जो है किसका है? सी हमारा राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर का है। ये कविता के बारे में इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? इनमें से जो है कौन सा नाटक जो है प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित है? राइट आंसर है सूरदास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी है, वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे भक्तमाल में जो रामानंद के जो शिष्य के नाम दिए गए हैं, 4 शिष्यों के नाम, उनका सही अनुक्रम बताना है। बी हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर सुसुरानंद, फिर नरहरियानंद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम क्या है? राइट आंसर है सी है। पहले श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, फिर है सनकादिक संप्रदाय। संप्रदाय का जो सही अनुक्रम है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले यही माना है, श्री को, फिर ब्रह्म को, फिर रुद्र को, फिर जो है सनकादिक संप्रदाय को। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से जो है काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ये हमारा राइट आंसर है, अंग दर्पण, विरह वारिश, व्यंगार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है?
इसका राइट आंसर सी है, रश्मिरथी, कनुप्रिया, संशय की एक रात, द्रौपदी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रश्मिरथी 1952 की है, रामधारी सिंह दिनकर। कनुप्रिया 1959 ईस्वी में है, धर्मवीर भारती की है। संशय की एक रात 1962 ईस्वी, नरेश मेहता। द्रौपदी जो है 1972 ईस्वी का है, काव्यकार है इसके सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल के अनुसार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, भक्त सरवस, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, मधु मुकुल। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर सी है, विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन और आत्मजयी। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार जो है कवियों का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर ए होगा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, फिर धूमिल। 48 क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर है ए, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर होगा ए, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रांगे, राघव। यहाँ पे देख लेते हैं, यशपाल का जो है 1903 से 1981 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1971 ईस्वी, अज्ञेय का 1911 से 1987, रांगे राघव का जो है 1923 से 1963 ईस्वी जीवन काल है इनका। यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके जो है जन्म और मृत्यु समय जो है हमें याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। ये हमारा राइट आंसर है, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता हुआ आदमी, फिर शोभा यात्रा। यहाँ पे देख लेते हैं, शरणार्थी जो है 1948 ईस्वी, अज्ञेय का है। ठुमरी जो है 1959, रेणु का है। सतह से उठता हुआ आदमी 1971 ईस्वी, मुक्तिबोध का है। शोभा यात्रा 1981, भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर है डी, हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। इनका जन्म काल यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी का जो है 1907 से 1974 ईस्वी, भीष्म साहनी का जो है 1915 से 2003, मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी, शंकर शेष का जो है 1833 ईस्वी से लेकर 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, अंगद का पाँव, अद्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर और मराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है।
इसका जो राइट आंसर सी है, विषकंभक, प्रवेशक, चूलिका, अकांश और कंकावतार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ये। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो आलोचना ग्रंथ हैं उनका सही क्रम क्या है? राइट आंसर है डी। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का जो है सही अनुक्रम बताना है। सी राइट आंसर है। पहले है द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंकन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 56 से 65 तक प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा जो है तर्क दिया गया है। चलिए देखते हैं स्थापना। यहाँ पे क्या दिया, ए है, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। स्थापना है जो इसका जो दिया गया है, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। तर्क दिया गया है, कारण है इसका, इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी है। ए जो है सही है, आर गलत है। इसमें आगे देखते हैं। स्थापना जो दिया गया है इसका ए, एक है, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क है इसका, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इसका राइट आंसर ए होगा। ए सही है, आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, रस ज्ञान द्वारा गाहा होता है। तर्क दिया गया है, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। सी राइट आंसर है। ए गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे छायावदोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। छायावदोत्तर जो कविताएं हैं वो विचार प्रधान काव्य हैं। कारण दिया गया है इसका, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। इसका जो राइट आंसर है ए है। ए गलत है और आर गलत है। दोनों ए और आर दोनों गलत हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। कारण दिया गया है, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का संसार उसकी उपलब्धि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए गलत है और आर जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तर्क है इसका, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए सही है और आर जो है गलत है। यहाँ पे देखते हैं, मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील व्यक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। कारण दिया गया है इसका, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। इसका आंसर देखते हैं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है और आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे देखते हैं, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क दिया गया है इसका, क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है और आर गलत है, दोनों गलत हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कारण है इसका, इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया। तर्क है, कारण दिया गया है इसका, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की है। राइट आंसर है इसका सी। ए गलत है और आर गलत है, दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनको जो है सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है ए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए 4 3 1 5। 4 3 1 5, 4 3 1 5 राइट आंसर होगा इसका। ए का जो हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर सकती हूँ और आंसर सामने दिया गया है तो आप लोग भी उस पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है पात्र दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में जो है इनका मिलान करना है। ये राइट आंसर है 2 3 1 4। 2 3 1 4 जो है राइट आंसर होगा। मैना जो है पात्र है चंदायन की। ऋतुपर्ण जो है सत्यवती कथा का जो है पात्र है। रुक्मणी मृगावती जो है, मृगावती उसके पात्र है रुक्मणी। राघव चेतन जो है ये पद्मावत का है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए 2 3 1 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था ये। अब यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे कविताएं दी गई हैं, उनके रचयिता जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, मिलाना है। कौन सा सही है इसमें? बी ऑप्शन सही है। 2 3 4 5, 2 3 जो है 2 3 4 5 है यहाँ पे सही। पहले वाले का हो जाएगा आगे, इशारे ज़िंदगी के, बूंदी टपकी एक नभ से, ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। 4 ईमानदार जो है कुंवर नारायण। डी है मेरा प्रतिनिधि, इसके जो हैं रघुवीर सहाय हो जाएंगे। ये हमारा राइट आंसर है 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ए 4 1 2 3, 4 1 2 3 हो जाएगा इसका। प्रेम पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त का है। गीतिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सांध्य गीत जो है महादेवी वर्मा का है।
और गुंजन जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित करना है। यहाँ पे कहानियाँ दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर है इसका। 2431 2431 पूस की रात जो है ऋण की समस्या पर आधारित है। शतरंज के खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। ठाकुर का कुआं जो है जाति भेद पर आधारित है। पंच परमेश्वर जो है न्याय प्रियता पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। It's 16:10.